हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने बीएसए सीरीज़ में हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 10, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात करता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का क्या मतलब होता है? जैसे कि जो भी गवाह आते हैं गवाही देने के लिए, उनका एग्जामिनेशन करना, उनको वो जो भी गवाही देंगे उनसे क्वेश्चंस पूछना, बेसिकली यही होता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो 140 जो सेक्शन है वो बात करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का। मतलब विटनेस कैसे, उन किस तरीके से आएंगे, उनका ऑर्डर क्या होगा, कौन सा विटनेस पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, और उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो हमारा बेयर एक्ट ये कहता है कि जो विटनेसेस है ना, वो कैसे एग्जामिन और प्रोड्यूस होंगे, उसके लिए लॉ बताएगा कि वो कैसे आएंगे। क्या है? रेगुलेटेड बाय लॉ। ठीक है, लॉ बताएगा। जैसे कि जो हमारा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीड्योर है वो बताता है कि किस टाइप से जो विटनेसेस हैं आएंगे, उनका क्या ऑर्डर होगा। पहले प्रोसिक्यूशन के विटनेस आएंगे, उसके बाद फिर जो डिफेंडेंट के अक्यूज़ के साइड से होंगे विटनेस, वो आएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ कौन बताता है? सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीड्योर बताता है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ है जिसमें नहीं बताया गया है कि कैसे बुलाया जाएगा, क्या ऑर्डर होगा और कैसे एग्जामिन किया जाएगा विटनेस को, तो ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पर है। मतलब ये कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो कैसे बुलाना चाहेगा, वैसे जैसे चाहे वो बुला सकता है, कोर्ट की मर्ज़ी चलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन है वो है 141। तो 141 जो है ना, वो बात करता है जजेस टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई पार्टी कोर्ट में कोई फैक्ट का एविडेंस देना चाहती है, तो जज क्या करेगा? जज पहले उसको चेक करेगा कि वो फैक्ट जिस पे वो एविडेंस देना चाह रही है वो रेलेवेंट है या नहीं है। यही बात कहता है इसका जो फर्स्ट क्लॉज है कि अगर कोई भी पार्टी जो है किसी भी फैक्ट के ऊपर जो है एविडेंस देना चाहती है, तो जज जो है वो ये चेक करेगा कि जो फैक्ट जो दे रही है, जिस पे एविडेंस दे रही है, वो रेलेवेंट है भी कि नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लॉज ये बात करता है कि अगर फैक्ट रेलेवेंट होगा तो एडमिट करेगा, और रेलेवेंट नहीं होगा तो जज क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। उसी बात को कंटिन्यू करता है कि जज जो है अगर कोई भी फैक्ट अगर वो रेलेवेंट है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्लॉज 2 यही बात कहती है। ठीक है, क्लॉज 3 क्या कहती है कि अगर कभी कभी एक फैक्ट का रेलेवेंसी जैसे दूसरे फैक्ट से होता है ना, कि प्रूफ होने पर डिपेंड करता है, कि जैसे कोई एक फैक्ट जो है उसको प्रूफ करने के लिए दूसरे फैक्ट को प्रूफ रेलेवेंट होना ज़रूरी है। तो ऐसे केस में क्या होगा? जज ये डिसाइड करेगा कि कौन सा फैक्ट पहले प्रूफ होगा। ठीक है, ये बात जज डिसाइड करेगा कि कौन सा फैक्ट को पहले प्रूफ किया जाएगा, और ये उसके डिस्क्रिप्शन में, ये उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये सेक्शन क्लियर हो गया। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन भी है, देख लेते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन जो है वो बात करता है इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट रेलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन अलीग टू बी डेड। ठीक है, अब ये है कि एक फैक्ट को प्रूफ करना है जो पर्सन जो है डेथ है, जिसका रेलेवेंट डेथ है। मतलब उसका स्टेटमेंट किस में आ जाएगा? 26 क्या था, पढ़ा चुके हैं हम, क्या था 26? डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, डेथ का बात कर रहा है तो मतलब वो पर्सन मर चुका है और उसका स्टेटमेंट क्या हो गया? डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। तो वही बात है कि अगर ये बात प्रूफ करना है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन है, तो पहले तो ये बात प्रूफ करना होगा ना कि उस पर्सन डेथ उसका हुआ है कि नहीं, तब वो बात को प्रूफ करेगा। तो यही इस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग चलते हैं, जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होता है ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो सबसे पहला 3 तरीके का एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, ये 3 टाइप हैं। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ का मतलब क्या हुआ? एग्जामिनेशन ऑफ चीफ का मतलब ये है कि जो विटनेसेस, जिस पार्टी ने जिस विटनेस को बुलाया है, जब वो उसके एग्जामिनेशन करती,
जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ और मेरी एक पार्टी है, मैंने उस पार्टी से उसको प्रूव करने के लिए मैंने एक विटनेस को बुलाया है, तो मैं अगर उसका एग्जामिनेशन करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा। लेकिन अब जो मेरे सामने वाला अपोजिट एडवोकेट है, वो अगर उस पर्सन का एग्जामिनेशन करता है तो वो क्या हो जाएगा, अगर कोई भी एग्जामिनेशन एडवर्स पार्टी के थ्रू हो रहा है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उसमें कुछ ऐसा बात उठा, तो और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उसको दोबारा से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के तुरंत बाद, सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, मैंने बुलाया था उस बंदे को विटनेस देने के लिए, तो मैं दोबारा से उसको एग्जामिन करती हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि बात करता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस की। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मतलब पहले कौन आएगा, पहले क्या एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्डर जो होता है वो होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद री एग्जामिनेशन, यही है ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया वो पहले उससे सवाल पूछेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब जो अपोजिट पार्टी है वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, उससे क्वेश्चन करेगा। और री एग्जामिनेशन लास्ट में होता है कि अगर मतलब जिस पार्टी ने उसे बुलाया था और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इससे दोबारा से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए, तो फिर वो री एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका जो सेकंड क्लॉज है ना, वो क्या कहता है कि अगर दूसरी पार्टी उस विटनेस से सवाल पूछती है और क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ के टॉपिक्स तक लिमिटेड रहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ है ना, उसमें हमेशा रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो उसी चीज़ से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ये समझ आ गया। एग्जामिनेशन इन चीफ में हमेशा रिलेवेंट फैक्ट को ही ध्यान दिया जाता है, उसी से क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही पूछा जाता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है, वो जो है कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। ठीक है, बेसिकली यही है, ये समझ आ गया। इसका क्लॉज 3 क्या कह रहा है, री एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो या फिर क्लियर पॉइंट करना हो, कोई पॉइंट को क्लियर करना हो, तो ही री एग्जामिनेशन किया जाएगा। अगर री एग्जामिनेशन में कोई नया मैटर इंट्रोड्यूस होता है तो कोर्ट के परमिशन से, री एग्जामिनेशन करने के लिए कोर्ट की परमिशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना परमिशन बाय कोर्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के परमिशन से दूसरी पार्टी जो है मतलब वो वापस से उसका एग्जामिनेशन कर सकती है, और अगर कोई भी मैटर में कुछ नया मैटर पता चल रहा है उस मैटर में, तो फिर वहाँ पर हो सकता है री एग्जामिनेशन। ठीक है, री एग्जामिनेशन में ये याद रखना है कि कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 144 है। 144 क्या बात करता है, 144 बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया गया है। यहाँ जो वर्ड है ना, समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, ये सीपीसी या फिर बीएनएसएस में आप लोग पढ़े होंगे कि समन भेजा जाता है किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए, किसी को कोर्ट में बुलाने के लिए भी भेजा जाता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो किसी भी पर्सन को सम्मन भेज सकता है। बेसिकली ऑर्डर समझ सकते हैं हम लोग सम्मन से, कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप ये डॉक्यूमेंट को या किसी पर्सन को भी प्रोड्यूस होना होगा सम्मन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया है कोर्ट में, तो क्या उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ये सेक्शन यही बोलता है। तो ऐसा पर्सन जो सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने आया है ना, वो कोई विटनेस नहीं है, वो कोई विटनेस के तौर पे नहीं आया है कोर्ट में, वो तो बस एक डॉक्यूमेंट देने आया है, तो उसको जो है क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। कब तक, उसको अगर क्रॉस एग्जामिन करना है वैसे पर्सन को, तो आपको उसको एज अ विटनेस कॉल करना होगा। ठीक है, एज अ विटनेस बुलाना होगा, तभी आप उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा बात है। नेक्स्ट जो है वो है 145, जो बात करता है विटनेसेस टू कैरेक्टर।
इसका मतलब क्या हो गया, विटनेसेस टू कैरेक्टर का क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन विटनेसेस टू कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? विटनेसेस टू कैरेक्टर का मतलब हम लोग स्टार्टिंग के सेक्शंस में पढ़े थे कि क्या कैरेक्टर्स पे, पर्सन के कैरेक्टर पे एविडेंस दे सकते हैं, दोनों ही केस में, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे। तो विटनेसेस टू कैरेक्टर का मतलब किसी पर्सन के कैरेक्टर पर एविडेंस देने की बात कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन के कैरेक्टर पे एविडेंस देने की बात कर रहा है। तो वैसे विटनेस को जो किसी के पर्सन के कैरेक्टर पे एविडेंस दे रहा है उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं और री एग्जामिन भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो 146 है, जो कि लीडिंग क्वेश्चंस है, और ये पूरा बीएसए का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इससे क्वेश्चन आना ही है। आप बीएसए पढ़ रहे हो, आपसे लीडिंग क्वेश्चन पूछेगा ही, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, समझ आ रही है। अब इसको देखते हैं इसमें बात क्या करता है, लीडिंग क्वेश्चन आखिर होता क्या है, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन से कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चंस के ही अंदर आंसर छुपा होता है। जैसे कि कोई कोर्ट में कहता है ना कि हाँ, कि आपको उस रात एक पर्टिकुलर जगह पे देखा गया था, तो आप वहाँ चोरी के ही मकसद से गए होंगे। ऐसा कि वो क्वेश्चन ऐसा हो ना, मैनिपुलेटिव टाइप का, कि जिसमें आंसर छुपा हुआ हो, ठीक है, उसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, है ना, ऐसा क्वेश्चन जो सजेस्ट कर रहा है उसका आंसर, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है, लीडिंग क्वेश्चन कब अलाउ होगा? जब उसको कोर्ट परमिट करेगा। लीडिंग क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, जब तक उसको कोर्ट अलाउ नहीं कर देगा लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। किस में? एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कोर्ट अलाउ करेगा इसको कब? मतलब पहले वो देखेगा कि बैकग्राउंड उसका देखेगा, फैक्ट देखेगा, और ये देखेगा कि फैक्ट को प्रूफ करने के लिए ये ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कोर्ट जो है लीडिंग क्वेश्चन कब परमिट करेगा? जब वो उसका इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स के बारे में देखेगा कि उसको प्रूफ करने के लिए ये सफिशिएंट है कि नहीं है, तब। और लीडिंग क्वेश्चन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन पे अलाउड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है ज़्यादातर कि लीडिंग क्वेश्चन जो है वो अलाउड किस में नहीं है? तो अलाउड किस में नहीं है? एग्जामिनेशन चीफ एंड री एग्जामिनेशन पे अलाउड नहीं है। कब अलाउड हो जाएगा? जब कोर्ट की परमिशन मिलेगी। और क्रॉस एग्जामिनेशन पे अलाउ है कि नहीं? तो हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन पे लीडिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना, और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। सिंपल है बहुत, ठीक है, कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं और लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है, एक सेकेंड, 147, जो कि बात करता है एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई विटनेस किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर ग्रांट या फिर कोई भी अदर डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसा कोई सेक्शन हम लोग पहले पढ़े थे। हाँ, हम लोग ऐसा सेक्शन पहले पढ़ चुके हैं जो बात करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, कि प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के बारे में बोल रहा हो, और वो ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ हो, मतलब वो डॉक्यूमेंट में हो। तो क्या होगा, एडवर्स पार्टी ये कह सकता है कि आप पहले वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो और फिर एविडेंस दो, ठीक है। और विटनेस को तब तक कंटेंट के बारे में बोलने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रोड्यूस ना हो जाए, या फिर उसका सेकेंडरी एविडेंस अगर अलाउ होगा तो आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ये कह रहा है कि विटनेस को कंटेंट के बारे में बोलने का परमिशन तब तक नहीं जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना कर दो। आपको अगर किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में कुछ भी कहना है तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप उस पर कोई भी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है, चाहे विटनेस दे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे, या फिर उसका कोई सेकेंडरी एविडेंस दे। और सेकेंडरी एविडेंस क्यों? अगर हम लोग पढ़ चुके हैं रीज़न, अगर बहुत सारा रीज़न है जिसमें अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हो तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस दोगे,
ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट एविडेंस रूल होता है। तो ये क्लियर हो गया ये सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है 148। अब 148 जो है वो किसका बात करता है? क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में ना आप विटनेस से उनके पहले से एक रिटन स्टेटमेंट, मतलब आप पहले से उनसे एक रिटन स्टेटमेंट के बारे में सवाल पूछ सकते हो अगर वो केस के मैटर से रेलेवेंट हो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा? विटनेस में भी क्रॉस एग्जामिन किससे? उसके प्रीवियस स्टेटमेंट से, लेकिन वो रिटन होना चाहिए, जो उसने खुद लिखी हो और वो राइटिंग में हो, और वो रेलेवेंट मैटर, मतलब जो मैटर चल रहा है ना उससे रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, इस वक्त आपको वो राइटिंग जो विटनेस की थी ना उसको दिखानी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, क्यों? और उसको दिखानी ज़रूरी नहीं होती है और उसका प्रूफ करना भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आप वहाँ पर उसने पहले वो स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो आप बस राइटिंग में उसने दिया था तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप विटनेस को उस राइटिंग से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब क्या हुआ? उसको उल्टा साबित करना, मतलब उस राइटिंग से उसको कुछ उल्टा साबित करना चाहते कि नहीं ये तो आपने ही ये बनाया था। कोई भी, जैसे हैंड राइटिंग है या कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट की, तो आपका ही है। उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं ना, तो पहले उसको क्लियरली उस राइटिंग के स्पेसिफिक पार्ट, मतलब क्लियरली उस राइटिंग के ना वो स्पेसिफिक पार्ट बताओ जिससे आप कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हो। आपको वो बताना पड़ेगा ये पर्टिकुलर पार्ट है, इसमें हम उसको साबित करना चाहते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो राइटिंग प्रोड्यूस करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये सेक्शन समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है 149। 149 अब किस चीज़ का बात करता है? क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त लॉफुल समझा जाएगा, जो आप विटनेस से पूछ सकते हो, जो लॉफुल होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होगा वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सबसे पहला है टू टेस्ट हिज वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ये देखने के लिए कि विटनेस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर टू डिस्कवर उसकी आइडेंटिटी या स्टेटस को जानने के लिए। ठीक है, पोजीशन इन लाइफ, क्या उसकी स्टेटस है, कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानने के लिए। या फिर क्रेडिट शेक करने के लिए। क्रेडिट शेक करने के लिए मतलब कि विटनेस की कैरेक्टर को डैमेज करने के लिए, चाहे वो जवाब उसको क्राइम में फंसा दे या पेनल्टी दे दे या कोई राइट छीन ले, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिससे उसके कैरेक्टर को डैमेज हो या उसके क्रेडिबिलिटी को डैमेज हो। ठीक है, तो उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा इसका जवाब देगा तो वो फंस सकता है, उस पर कोई पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग चलते हैं, जो कि अच्छा इसमें एक और जो है इसके प्रोवाइडेड डैट में एक बात कही है। तो प्रोवाइडेड डैट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी केस है जो कि रेप का, सेक्सुअल असॉल्ट का है, तो वहाँ पर कंसेंट का जो इशू है तो उस पे उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि इसका तो ऑलरेडी कंसेंट था या इसका पास्ट एक्सपीरियंस जो था। ये सब हम लोग पहले के सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी BNS के 64 से लेके 71 तक का जो केसेस होते हैं, वैसे केस में कंसेंट का इशू नहीं, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि उसका कैरेक्टर ही ऐसा, और इस तरीके का क्वेश्चन आप नहीं उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है 150। और 150 जो है वो बात करता है व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी क्वेश्चन जो है जो मैटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो कैसे उसका जवाब दिया जाएगा, जैसे 137 में बताया गया था वो अप्लाई करेगा, वैसे ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है 151, जो बात करता है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क एंड व्हेन विटनेस कंपेल टू आंसर। 151 जो है ना वो जब जो एडवोकेसी करते हैं उनके लाइफ में ये सेक्शन बहुत काम आता है, ये सेक्शन और इसके बाद के सेक्शन। तो इसमें यह है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से क्वेश्चन पूछना है और कौन से क्वेश्चन को विटनेस को आंसर करना है। ठीक है,
तो ये सेक्शन है ना इररिलेवेंट क्वेश्चन के बारे में है, ठीक है, जो डायरेक्ट केस के फैक्ट से रिलेट नहीं करता। लेकिन अगर विटनेस की क्रेडिबिलिटी पर जो है क्वेश्चन उठते हैं तो फिर वहाँ पर सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल केस से डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है पर विटनेस की कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो केस से नहीं, वो मतलब रिलेवेंट नहीं है केस से, उतना उतना मैटर नहीं करता है केस के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन जो है विटनेस के कैरेक्टर पे उठ रहा है, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि विटनेस को जवाब देना कंपलसरी है या फिर नहीं है, कि विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर इट, ये एज इट मे थिंक फिट ना, मतलब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको आंसर करे या फिर ना करे, ठीक है। और फिर बात करता है कि कोर्ट जो है वो विटनेस को वार्न भी कर सकती, कोर्ट जो है ना विटनेस को वार्न भी कर सकती है कि वो जवाब देना चाहे तो दे वरना छोड़ दे, ये टोटली कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर है। इसके बाद में कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है, तो इसको एक बार आप लोग रीड कर सकते हो। बेसिक गाइडलाइंस बताया है कि कैसे कोर्ट जो किस विटनेस को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उस बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है 152, जो किसका बात करता है, तो 152 जो है वो बात करता है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स, ठीक है। ये 151 के कंटिन्यूएशन में ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो क्वेश्चन जो 151 में रेफ़र हो रहा है ना, ठीक है, तो अगर विटनेस से कोई कैरेक्टर डैमेजिंग वाला सवाल पूछा हो, मतलब जिससे उसके कैरेक्टर पे असर पड़ेगा, तो उस सवाल के पीछे रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे 151 में जो क्वेश्चंस की रेफ़र किया है, क्या रेफ़र किया है, जो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैसा क्वेश्चन पूछना है तो उसके पीछे एक रीज़नेबल ग्राउंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, होना ही चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये सेक्शन। तो इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है, जैसे कि एडवोकेट वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है अपने विटनेस से, ठीक है, तो उसमें रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए कि मतलब सिर्फ अजम्पशंस नहीं होना चाहिए। अब अजम्पशंस के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते जो उसके कैरेक्टर को डैमेज कर दे, कुछ वहाँ पे होना चाहिए, कुछ उस बात को यकीन करने के लिए कोई बेसिस होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन में लिखा है ना कि क्या वो डकैती का उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, डकैत है कि नहीं, तो इसके पीछे कोई रीज़नेबल ग्राउंड होना चाहिए कि वो ऐसा क्वेश्चन आखिर क्यों पूछ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है 153, जो कि बात करता है प्रोड्यूस ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। अगर कोई कोर्ट आगे मतलब अगर कोई कोर्ट को लगे कि एडवोकेट ने सेक्शन 152 के रूल्स का वॉयलेशन किया है, ये एडवोकेट के ऊपर है कि अगर किसी कोर्ट को लगता है कि उसने वॉयलेशन किया है, मतलब विटनेस से ऐसा कैरेक्टर डैमेजिंग सवाल पूछा जिसके मतलब जिसके पीछे कोई रीज़नेबल ग्राउंड ही नहीं था, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया लेकिन उसका कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं था, तो कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। ये एडवोकेट के लिए है कि अगर वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देती है जिसके पीछे का कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है, विदाउट रीज़नेबल ग्राउंड, और उससे उसके कैरेक्टर को मतलब उसका कैरेक्टर डैमेज होता है, तो क्या करेगा कोर्ट, उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है। इसके बाद जो आगे है और सेक्शन है 154, यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हमको लगता है नेक्स्ट क्लास हम लोग का बीएसए सीरीज़ का लास्ट क्लास होगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।